बार जिस पार्टी को मैं 32 साल दिया, मैं जब कांग्रेस प्रेसिडेंट था, शेरमान अली एक एमएलए, उसने बोला ऑल द मार्टियर्स ऑफ द असम मूवमेंट्स आर डॉकाइट. आई एक्सपेल हिम इमीडिएटली. He has accused Congress for appeasement politics, appeasing particularly a MP from Dhubri. जब सिस्कियों का मोल न हो, जब तजुर्बे पर जोर न हो, जब आवाजें अनसुनी कर दी जाएं, जब विरोध को बगावत मान लिया जाए, तो समझ लीजिए कि सियासत सच में मुंह चुराने लगी. सवाल है कि क्या कांग्रेस की सियासत भी सच से मुंह फेरने लगी है? और अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि असम में कांग्रेस का एक और अपना पराया हो चुका है. 3 दशक तक असम में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने वाले भूपेन बोरा अपने समर्थक के साथ कमल खिलाने की कसम उठाने लगे. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा. और सियासत की घड़ी आगे का वक्त दिखाने की जगह उसी जगह ठिठक गई जहां से असम में ये कहानी शुरू हुई, यानी करीब 11 साल पहले. 23 अगस्त 2015 को हेमंता बीजेपी में शामिल हुए और आज हाथों में कमल थामे अपनी पुरानी पार्टी की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं. और अब भूपेन बोरा भी हेमंता के नक्शे कदम पर चलने का दम भर रहे हैं. चलो हेमंता की बात नहीं करते, क्योंकि अब वो पक्के भाजपाई नजर आते हैं और बात पुरानी हो गई. भूपेन बोरा की बात भी छोड़ देते हैं, वो भी कमल वालों के दल में अब जा मिले. पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं. एस विजयाधरानी तमिलनाडु की वरिष्ठ महिला नेता, फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई. कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका नहीं. फिर आर थंगाराज पूर्व विधायक हैं और ये भी फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई. फिर के तमिला झगन तमिलनाडु की पूर्व विधायक, इन्होंने भी फरवरी 2024 में ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा. और इसी तरह पश्चिम बंगाल में सुदीप मुखर्जी 2016 में पुरुलिया से विधायक बने थे, लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन फिर बीजेपी का दामन थाम गए. 2021 में पुरुलिया से ही बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए. फिर कौस्तुभ बागची कांग्रेस के प्रवक्ता थे, 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए. फिर कस्तूरी गोस्वामी पूर्व सीपीएम कैबिनेट मंत्री, खीती गोस्वामी की बेटी है, लेकिन अब कमल खिला रही. फिर वैशाली डालमिया ममता सरकार में मंत्री थी, लेकिन 2021 में बीजेपी के साथ हो चली. सोनाली गुहा 4 बार विधायक रही हैं, पहले टीएमसी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ है. और इस तरह असम में संजू बोरा कांग्रेसी हुआ करते थे और अब भाजपाई हो चुके हैं. सर्व नारायण देवरी कांग्रेस के साथ होते थे और अब बीजेपी के साथ. तो केरल में भी कहानी अलग नहीं है. अनिल एंटनी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है. आर रश्मि महिला कांग्रेस की महासचिव थी, 2026 में बीजेपी में आ गई. तो राज्य दर राज्य कमोबेश कहानी सेम ही है. कांग्रेस या दूसरे दलों के बागी आज बीजेपी का कमल खिला रहे हैं. हाँ भाई, अगर ये कहकर ही बात खत्म कर दी जाए कि जो डर रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर तो बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है. लेकिन जब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की हो, जब बात उस पार्टी की हो जो अकेली ऐसी पार्टी हो कि देश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, तो कई बहस से भाग कैसे सकता है कोई. तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इस पर चर्चा करूंगी और कांग्रेस को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि जनता ने आपको अगर विपक्ष के लिए चुना है तो विपक्ष का काम कीजिए, मुंह मत फेरिए. स्थितियां अच्छी बुरी आती जाती रहेंगी, लेकिन पार्टी के अंदर विचार विमर्श, लोगों को सुनना, लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है.
और पलटूंगी इतिहास कि उन पन्नों को भी जहां कांग्रेस दक्षिण से उत्तर और फिर पूरब तक एक एक करके हाशिए पर भी चली गई। और इसे बीजेपी की मजबूरी कहें, सत्ता पाने की होड़, या फिर बीजेपी की रणनीति कहें, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिला। और कल तक जो दूसरों के घर के चिराग थे, अब वो बीजेपी का घर रोशन कर रहे हैं। अब असम को ही ले लीजिए, पहले हिमंता और अब भूपेन बोरा का जाना असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, शायद उससे भी ज्यादा। ये वो नेता हैं जिन्होंने असम में कांग्रेस युग को जिया। भूपेन बोरा 32 सालों तक हाथ के साथ थे। राजनीति चाहे कितनी भी बदली, लेकिन भूपेन बोरा डिगे नहीं। लेकिन 32 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये नातेदारी देखते देखते टूट गई। और माना जा रहा है कि हिमंता की राह भी भूपेन बोरा कांग्रेस को बड़ा डेंट पहुंचाएंगे। तो देखा जाए तो इस पॉलिटिकल गेम में बीजेपी सबसे बड़ी प्लेयर हुई, और जिसके पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग रणनीति है। आज मैं उन 5 राज्यों पर चर्चा करूंगी जहां पर चुनाव है। अगर कांग्रेस को कौन छोड़ के गया तो फिर तो पूरा देश ही आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कांग्रेस अपने ही घर में भी लड़ रही है और अपने ही लोगों से बाहर भी लड़ रही है। तो अगर गिनने पे आए तो फिर बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज हम उन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं जिनमें चुनाव है, कि बीजेपी की हर राज्य के लिए रणनीति अलग है। खासतौर पे जब चुनाव की बात हो, असम में चुनाव है, असम में कांग्रेस टूटी, बंगाल में तृणमूल, कांग्रेस और वामपंथी तीनों दलों में सेंध बीजेपी ने लगाई, और दक्षिण में भी बीजेपी ने संगठन का विस्तार किया अपनी एक अलग रणनीति से, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जबकि बीजेपी बहुत पीछे थी दक्षिण में, कांग्रेस बहुत आगे थी, लेकिन बीजेपी आज टक्कर में आ गई है। और अब कहते हैं नेता एक दिन में नहीं बनते, और ये कहते नहीं है, ये सच है। नेता संगठन बनाते हैं, नेता एक दिन में नहीं बनते। पूरे संगठन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लगना पड़ता है, तब जाके एक नेता खड़ा होता है, और फिर वो नेता चले जाते हैं। कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं। और वैसे देखा जाए, अगर फ्लो चार्ट ही समझते हैं, तो पहले छात्र राजनीति, जिसमें तकरीबन 5 से 7 साल लग जाते हैं किसी भी नेता की अपनी जो शुरुआत होती है जमीन। फिर जिला संगठन, यानी यहां भी करीब 5 साल का निवेश लगता है। विधानसभा चुनाव में 5 से 10 साल। फिर सामाजिक पहचान बनती है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनता है, और इन सब के लिए एक पार्टी का खर्च हर तरीके से उस नेता के ऊपर। और संगठन, संसाधन, चुनाव में टिकट, प्रचार, राजनीतिक संरक्षण, मीडिया के जरिए पहचान पुख्ता करने की कोशिश, ये पार्टी अपने उस एक नेता को उसकी पहचान दिलाने के लिए क्या नहीं करती। और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद तैयार होता एक नेता जो किसी पार्टी के लिए राजनीतिक पूंजी से कम नहीं है। लेकिन जब वही नेता पार्टी छोड़ देता है तो दूसरी पार्टी को मिलता है तैयार किया हुआ चेहरा, उसके कार्यकर्ता, वोटर बेस, उसकी पहचान, और उससे होता फायदा, वो भी बिना निवेश के। और यही कांग्रेस का संकट है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि जब इतना बड़ा नुकसान है तो जाने से पहले बात क्यों नहीं कर रही, जाने से पहले रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आधे नेताओं की शिकायत तो यही है कि राहुल बात नहीं करते, मुझे रोका नहीं गया, मुझसे पूछा नहीं गया। और बीजेपी का कुशल प्रबंधन इसे कहेंगे। कुशल प्रबंधन इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इसी रास्ते अलग अलग राज्यों में अपने लिए नेताओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी। कहने वाले कहते हैं कि बीजेपी नेता इंपोर्ट करती है। कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त होती जा रही है। पूछने वाले पूछते रहे कि ऐसे में सालों से बीजेपी का झंडा उठाने वाले काडर का क्या होगा। पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता है तो बीजेपी एक जमीनी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देती है, तो मैसेज कट जाता है, बैलेंस हो जाता है। सीएम बनाना होता है तो रेखा गुप्ता को भी बना दिया जाता है, जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की है। भजन लाल शर्मा को भी बना दिया जाता है, तो कार्यकर्ताओं को इस शिकायत का मौका भी नहीं होता कि हमारी बारी तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये सत्ता संग्राम है,
चुनाव जीतेंगे नहीं तो सत्ता में काबिज कैसे होंगे। इसलिए वो नेता जो जिताऊ योद्धा हैं, उनका साथ होना जरूरी है, फिर चाहे वो कहीं से भी मिले, बने बनाए तैयार। असम में बीजेपी के पास बड़े नेता नहीं थे, तो बीजेपी ने कांग्रेसियों को भगवादारी बना दिया। यानी कांग्रेस ने नेता बनाए, इन्वेस्टमेंट किया और बीजेपी ने उनका असल इस्तेमाल किया। नतीजे ये कि हेमंता बिस्वा शर्मा और भूपेन बोरा जैसे नेता जो हवाएं बदल देते हैं, राजनीति में कहा जाता है, वो अब बीजेपी का चेहरा बन गए हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की एक बार फिर नैया पार लगाने के लिए जुटे हुए हैं। यानी कांग्रेस टूटी और बीजेपी ने कमल खिला लिया और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अब बीजेपी आगे बढ़त में नजर आ रही है, चुनाव से बहुत पहले। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को चेहरा बनाकर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी इंपोर्ट किए गए नेता के जरिए संगठन को शक्ति देने की रणनीति। तमिलनाडु में कहानी थोड़ी अलग है। वहां बड़े पैमाने पर दल बदल तो नहीं हुआ, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि वहां उत्तर दक्षिण का नैरेटिव ज्यादा बड़ा है और बीजेपी अभी भी वहां पर काओ बेल्ट की पार्टी के तौर पर देखी जाती है। तो दूसरी ओर तमिलनाडु में कांग्रेस खुद ही करीब 60 सालों से अकेले बहुमत नहीं पा सकती। इसलिए यहां बीजेपी ने नई स्ट्रैटेजी की, नए चेहरों को तरजीह दी। बेशक डीएमके और एआईडीएमके के कुछ नेता बीजेपी में आए और इस तरह से यहां पार्टी का विस्तार भी हुआ, लेकिन फिर भी अन्नामलाई जैसे नेता, नए चेहरे जहां बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा रहे। जबकि केरल में बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट के एलीट और लोकल लीडर्स पर फोकस किया। अनिल एंटनी, आर रश्मि और इनके अलावा कई पंचायत और जिला स्तर के कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं के जरिए बीजेपी ने अपना संगठन भी बढ़ाया और सत्ता पाने की लड़ाई उनकी चल रही है, वो लगातार लड़ रहे हैं। तो अब नेताओं के इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नफा नुकसान भी समझ लीजिए। फर्ज कीजिए कि किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो सबसे पहले तो वोट बैंक टूटा, लेकिन बीजेपी को तैयार नेता मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटे, जबकि बीजेपी को तैयार वोट बैंक मिला। ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ, जबकि बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, तो वहीं बीजेपी का जातीय समीकरण भी मजबूत हुआ। कांग्रेस में नई पीढ़ी का डर बढ़ा, जबकि बीजेपी का चुनावी नेटवर्क स्ट्रांग हुआ। तो बेशक कांग्रेस आलाकमान डर वाला जुमला उछालकर पार्टी छोड़ रहे नेताओं की बात हवा में उछालते, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें चिंतन और मंथन करना ही होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस के रणछोड़ों की भरमार होती जा रही। कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद जो बयान दिए, उसका कुल जमा नतीजा तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस में उन्हें भविष्य सुरक्षित नहीं लगता। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उन्हें सुनता नहीं। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी सत्ता से दूर है, उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं कम है और संसाधन भी कम, तो फिर दूसरी पार्टी में ही क्यों ना अपना भविष्य तलाशा जाए। जब कोई सुनने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं और भविष्य भी नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर तौर पे ऑप्शंस तलाशे जाएंगे। कई नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में केंद्र नेतृत्व तक पहुंच मुश्किल है, फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं और आपसी संवाद की गुंजाइश है ही नहीं या बहुत कम है। और इतना ही नहीं, कई नेताओं ने राज्य इकाइयों में गुटबाजी, फैसलों में देरी और टिकट बंटवारे में विवाद के भी आरोप लगा दिए। तो एक पुरानी कहावत है, घर फूटे पड़ोसी लूटे, और इसीलिए कांग्रेस को यह समझना होगा कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पाएगी तो वो नए नेता कैसे बनाएगी, और अगर नए नेता नहीं बने तो पार्टी की नैया कैसे पार लगेगी। और वैसे भी कहते हैं ना, राजनीति में संगठन से बड़ी पूंजी नेता होते हैं, और अगर वही नेता पार्टी छोड़ने लगे तो भी संकट सिर्फ चुनाव भर का नहीं,
अस्तित्व का हो जाता है। और ये नसीहत सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये नसीहत हर उस सोच के लिए है जो विरोध को बगावत मान लेता है और अपनों से बेगानों जैसा सलूक करता है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।